हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पर। मैं विकास मिश्रा आपके एसएससी जीडी 2025 की तैयारी के क्रम में आपके लिए हिस्ट्री का एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि आप लोग पीछे जो स्लाइड लगी है देख ही रहे होंगे, मराठा साम्राज्य, पेशवा और आंग्ल मराठा युद्धों के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले देखिए, आप जान लीजिए कि हिस्ट्री के दूसरे वीडियोस भी अपलोडेड हैं आपके प्लेटफॉर्म पर। वहां पर जाके आप सर्च कर सकते हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है कि जो यूरोपियन कंपनियां आई वो कब कब आई, कैसे आई, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फ्रांसीसियों को, पुर्तगालियों को, डचों को, सबको हराया, तो उसके बारे में हमने बात की है। फिर बंगाल को इन्होंने जीता, उसकी हमने बात की है। हैदर अली, टीपू सुल्तान, उसके बारे में भी हमने बात की है, यानी मैसूर। और आज हमारा टॉपिक है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज हैं, इन्होंने मराठा साम्राज्य को भी कैसे अपने कब्जे में ले लिया। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और देखिए, यहाँ पर लगातार क्वेश्चन आते भी रहते हैं, चाहे आपका एसएससी जीडी वाला एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस, पुलिस, और यहाँ तक कि पीसीएस वाले अगर जो लोग हैं तो वो भी अगर जो ये टॉपिक अगर जो देख रहे होंगे तो उनको भी पता लग रहा होगा कि कितने ही क्वेश्चन मराठा साम्राज्य से आए हैं। मतलब यहाँ पर जो युद्ध हुए हैं उनसे, जो संधियाँ हुई हैं उनसे। तो आइए एक बार हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, पहली जो हमारी स्लाइड है ये रही, और पहली स्लाइड में लिखा है मराठा। तो मराठा जो ये साम्राज्य है ये था कहाँ, पहले तो यही इसी पे नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, ये इंडिया का मैप लगा हुआ है, और इंडिया के मैप में देखिए ये जो पीला वाला, जो येलो वाला जो रीजन है ना, ये मराठा वाला है। मराठा साम्राज्य का शासन यहाँ पर था। और जब मराठा शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर थी, है ना, उस टाइम का ये मैप है। तो यहाँ पर देखो, पंजाब, दिल्ली और लगभग सारा ही उनके कंट्रोल में था, है ना। तो ये मराठा साम्राज्य है। और अब हम देख लेते हैं मैप के बाद कि इसकी शुरुआत कैसे कैसे हुई। तो मराठा जो साम्राज्य है, पहली बात तो शिवाजी ने मराठा साम्राज्य जो है वो स्थापित किया। शिवाजी के समय से ये मराठा साम्राज्य चला आ रहा था। और शिवाजी जो है, शिवाजी के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन वो मध्यकालीन भारत में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर नहीं, क्योंकि शिवाजी अपने आप में ही इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो एक वीडियो में वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हम लोग शिवाजी के बाद से हम लोग बात करते हैं कैसे कैसे हुआ, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत का पार्ट यही है। और मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। तो शिवाजी और औरंगजेब के बीच में, मतलब मुगलों के बीच में टकराहट पहले से ही चल रही थी। और शिवाजी के देखिए यहाँ पर दो पुत्र, एक का नाम क्या था, संभाजी, और एक का नाम था राजा राम। संभाजी और राजा राम ये दोनों लोग क्या है कि मुगलों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा देते हैं, ठीक, क्योंकि शिवाजी और औरंगजेब के बीच में ही टकराहट चल रही थी। और उसी जो है विरासत को इन्होंने भी जारी रखा, संभाजी और राजा राम ने, और इन दोनों लोगों की भी मृत्यु हो जाती है। अब बात आती है कि अगला जो है राजा कौन बनेगा, मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो संभाजी के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था, साहू। अब दिक्कत यह है कि साहू मुगलों की कैद में है। अब साहू अगर जो मुगलों की कैद में है तो वैसे तो साहू बन जाते, लेकिन साहू मुगलों की कैद में है, तो फिर राजा का सिंहासन है खाली। और राजा राम की जो पत्नी है वो कौन थी, ताराबाई। इनके हाथ में जो है मराठा साम्राज्य की बागडोर रहती है। साहू को मुगलों ने कैद कर लिया होता है, और साहू जो है छूटेंगे कब, जब औरंगजेब की मौत होगी तब, ठीक है। और साहू की जो ताई हैं ताराबाई, तब तक वो शासन चलाएंगी मराठा साम्राज्य का। मतलब ये जो साहू हैं ये पोते हैं किसके, शिवाजी के, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 1707 में औरंगजेब की हो गई डेथ। अब औरंगजेब की जब डेथ हो गई तो साहू जो थे उनको कैद से किया गया रिहा। साहू जैसे ही छूट के आए, उनको तो अपना मराठा साम्राज्य चाहिए। लेकिन सीधी सी बात है, गद्दी पर अगर जो एक इंसान बैठ गया और गद्दी का मजा अगर जो ले लिया, इतनी जल्दी कैसे छोड़ देगा। तो सीधी सी बात है, ताराबाई ने कहा, जो साहू की ताई भी थी, उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं दे रहे हैं। अब साहू ने सोचा कि अब क्या किया जाए, ताई तो गद्दी नहीं छोड़ रही है। तो इस वजह से क्या हुआ कि साहू और ताराबाई के बीच में हुआ युद्ध,
और साहू देखिए उनको बहुत ज़्यादा प्रशासनिक अनुभव नहीं था, लेकिन साहू को इस युद्ध में मदद की किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। बालाजी विश्वनाथ जो है ये मंत्री रहते हैं साहू के, और साहू को इन्होंने मदद की और ताराबाई को युद्ध में हरा दिया साहू ने, है ना। और जैसे ही हरा दिया तो सीधी सी बात है, ताराबाई के बाद में मराठा साम्राज्य की बागडोर शिवाजी के पोते साहू जी के पास आ जाती है। और यहाँ पर साहू जी जो है इन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ पर पेशवा अपॉइंट किया। पेशवा का मतलब क्या है? पेशवा का मतलब देखिए ये है कि जो साहू जी हैं वो तो राजा हैं, है ना, जो साहू जी हैं वो तो राजा हैं, लेकिन ये इतना प्रशासनिक अनुभव इनके पास है नहीं, तो यहाँ पर इन्होंने अपने यहाँ पर मंत्री का, समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री का एक पद बनाया, और जिसको क्या बोला गया? जिसको बोला गया पेशवा। ठीक। अब पेशवा धीरे धीरे इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर वो पेशवा जो है इनकी भी नहीं सुनेगा, मतलब जो छत्रपति या जो मराठा साम्राज्य का राजा होता था उसकी भी नहीं सुनेगा, और सब कुछ दिनों के बाद में पेशवा ही हो जाएगा। सीधी सी बात है, पहले क्या होता था कि जिसके हाथों में बल है उसी की चलेगी, तो जब तक छत्रपति या मराठा साम्राज्य का राजा मजबूत होगा तो तब तक तो ये पेशवा उनके कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन जैसे ये कमजोर होने लगेंगे वैसे ही पेशवा जो है सब कुछ, सारा मराठा साम्राज्य जो है पेशवा के अधीन ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, साहू साहू ने क्या किया कि बालाजी विश्वनाथ जिन्होंने ताराबाई के अगेंस्ट उनकी मदद की थी युद्ध जीतने में, इनको पेशवा अपॉइंट कर दिया। और ये पेशवा कब से कब तक रहे हैं? 1713 से 1720 तक रहे हैं। ये डेट याद करने की आपको जरूरत नहीं है कि कब से कब तक रहे, बस ये याद होना चाहिए कि बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? मराठा साम्राज्य को मजबूत कर दिया, क्योंकि ये कैपेबल थे बालाजी विश्वनाथ, और इन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार भी किया, इधर उधर के क्षेत्र जीते भी और उसको मजबूत कर दिया। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ के जो बेटे थे बाजीराव प्रथम, ये बनते हैं पेशवा, और इन पर तो मूवी भी आई होगी, आपने देखा भी होगा, है ना। तो वही बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक ये पेशवा रहे, और ये बाजीराव प्रथम ये बहुत ही कैपेबल था, और इसने क्या किया? मराठा साम्राज्य को अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। बहुत सारे क्षेत्र जो आसपास थे, छोटे मोटे राजे रजवाड़े, उनको रौंद दिया, और रिजल्ट क्या हुआ? तो देखिए, मराठाओं ने क्षेत्रीय शक्ति से विस्तारवादी साम्राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। बाजीराव प्रथम के पहले जो मराठा थे वो सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में रहते थे, अब ये क्षेत्रीय शक्ति नहीं रह गए, अब विस्तारवादी शक्ति, अब एक एम्पायर का रूप, साम्राज्य का रूप धारण कर लिया मराठों ने बाजीराव की लीडरशिप में, बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में। ठीक है, और बाजीराव ने क्या किया? मालवा को जीता, गुजरात को जीता, बुंदेलखंड को जीता, और हैदराबाद के जो निजाम है, क्योंकि जो ये इंडिया है यहाँ पर मराठों का साम्राज्य पड़ता था, ये जो हैदराबाद है यहाँ पर कौन था? निजाम रहते थे, निजाम को भी हराया हैदराबाद के। और ये ऐसा बाजीराव प्रथम ऐसा पहला पेशवा है जिसने कहां पर अटैक किया? दिल्ली पर अटैक कर दिया, मुगलों पर अटैक कर दिया, इतनी हिम्मत, मुगलों पर अटैक कर दिया। अब मुगलों पर इन्होंने जब अटैक किया तो मुगलों ने क्या किया कि निजाम से, हैदराबाद के जो निजाम थे उनसे कहा कि भाई सहायता कर दो। बाजीराव प्रथम ने निजाम को दोबारा हराया, ये कंडीशन थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मुगलों के बाद में अगर जो भारत की सत्ता की गद्दी किसी को स्वीकार करेगी तो वो मराठाओं को स्वीकार करेगी, और भारत का शासन शायद मराठा अब चलाएंगे, ऐसा लग रहा था बाजीराव प्रथम के समय में। लेकिन आगे ऐसा कुछ होने वाला था कि सब कुछ जो है धूल धूसरित हो गया। आगे हम लोग देखते हैं ये कैसे हुआ। ये जो बाजीराव प्रथम है, इसने एक कथन बोला है कि हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बाजीराव प्रथम है, इन्होंने मुगलों के बारे में कहा कि जो मुगल है ना, मुगल ये खोखले तने हैं, अगर जो इन पर हम प्रहार करें तो मुगल तो वैसे ही गिर जाएंगे, ये भरे तने नहीं हैं, मजबूत नहीं हैं, खोखले हैं, गिर जाएंगे। और ये गिरेंगे तो छुटमुट जो राजा इनके अंडर में हो तो अपने आप ही गिर जाएंगे, और सारा का सारा भारत का साम्राज्य हमारे हाथों में होगा। ये कथन था किसका? बाजीराव प्रथम का। तो बाजीराव प्रथम के समय में तो मराठा अपने सर्वोच्च जो है चरम पर थे। उसके बाद देखिए क्या हुआ। बाजीराव प्रथम के बाद जो है
पेशवा कौन बनता है? बालाजी बाजीराव, 1740 से 1761 के बीच में। बालाजी बाजीराव का उपनाम भी था नाना साहेब, नाना साहेब के नाम से ये जाने जाते थे। और ये जो बालाजी बाजीराव हैं या नाना साहब, ये बिल्कुल योग्य उत्तराधिकारी थे बाजीराव प्रथम के, और इनके समय में भी लगातार विस्तार जारी रहा मराठाओं का। और इन्होंने देखिए क्या किया कि बालाजी बाजीराव ने क्या किया, जो इंडिया है, इंडिया में जो है पंजाब राज्य पड़ता था, और पंजाब राज्य पर उस टाइम पर अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का जो है नियुक्त किया हुआ बासिंदा शासन कर रहा था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का सहायक पंजाब पर शासन कर रहा था, और पंजाब को अपने नियंत्रण में किसने ले लिया? मराठों ने ले लिया। अब सीधी सी बात है, जब पंजाब को हथियाओगे, इसका मतलब अहमद शाह अब्दाली का क्षेत्र आपने हथिया लिया है, और अब लड़ाई होके रहेगी, युद्ध होके रहेगा। और इसी ने जन्म दिया पानीपत के तृतीय युद्ध को। आइए देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1761 में हुआ। और पानीपत का जो ये तीसरा जो युद्ध है, इसमें सेनापति पुत्र विश्वराव, तो ये जो पुत्र लिखा है, ये किसी के पुत्र हैं? सिंपल सी बात है, किसके पुत्र हैं? बालाजी बाजीराव के पुत्र हैं। तो बालाजी बाजीराव के जो पुत्र हैं, कौन? विश्वराव, और बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ, इन दो लोगों ने जो मराठाओं की सेना है उसको लीड किया, नेतृत्व प्रदान किया। और सामने उनके कौन था? अहमद शाह अब्दाली, और स्थान था पानीपत। और पानीपत की जो दो लड़ाइयां हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, वो मिडवल हिस्ट्री में हम लोग कवर करेंगे। अभी पानीपत की तीसरा ये युद्ध है, और इनका हो गया युद्ध। हालांकि ये जो मराठों की जो सेना है, इसका कोई मेल नहीं था अहमद शाह अब्दाली की सेना के सामने, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली की सेना बिल्कुल वेल मेंटेन्ड, मॉडर्न हथियार, पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित सेना, और अहमद शाह अब्दाली की सेना ने मराठों की सेना को कुचल दिया, और लगभग 28,000 मराठे मारे गए। और साथ साथ में ये जो विश्वराव हैं, इनकी भी मौत हो गई, और सदाशिवराव भाऊ जो हैं, इनकी भी मौत हो गई। और इन दोनों की मौत की खबर सुनकर, और साथ साथ में मराठों की हार की खबर सुनकर, जो बालाजी बाजीराव है, ये भी बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहे, और 1761 में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब बालाजी जो बाजीराव हैं, इनके बाद देखिए क्या हुआ। बालाजी बाजीराव के बाद में कौन पेशवा बना? पेशवा माधवराव बना। और माधवराव फर्स्ट आप बोलेंगे, क्योंकि इसके बाद में माधवराव सेकंड भी आएगा, 1761 से लेकर 1772 तक। ये जो माधवराव है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो माधवराव जब देखिए पेशवा बने तो इनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं थी, और यहाँ पर पेशवा माधवराव ने अपने यहाँ पर मंत्री अपॉइंट किया, किसको? नाना फडणवीस को। और नाना फडणवीस जो है, ये बहुत ही रणनीतिकार, कुशल नेतृत्वकर्ता, कुशल कूटनीतिज्ञ, बहुत सारे गुणों के धनी नाना फडणवीस, और इनकी सहायता से जो है पेशवा माधवराव अपना शासन चलाने लगे, मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने लगे। अब पेशवा जो माधवराव हैं, इस टाइम पर भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता मराठा जो हैं फिर से जो है अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाएंगे, और मराठाओं का पुनरुत्थान होगा, फिर से मराठा साम्राज्य जो है दीप की तरह जल उठेगा। इस टाइम ये लग ही रहा था, ठीक है। और पेशवा माधवराव जो है, देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1771 में मुगल शासक शाह आलम को राजा बनने में मदद की। ये लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि ये लाइन ये बताती है कि ये जो पेशवा माधवराव हैं, पेशवाओं का इंटरफेयर मुगलों के किंग मेकिंग में भी था। राजा मुगलों में कौन होगा ये डिसाइड करने लगे थे। इसका मतलब सोचो इनका प्रभुत्व तो फिर से कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो पेशवा माधवराव, और पेशवा माधवराव देखिए क्या है, पेशवा माधवराव की असमय मृत्यु हो जाती है। और असमय जब मृत्यु हो जाती है, और उसी समय मृत्यु होती है जिस समय ये लग रहा था कि हो सकता मराठा फिर से एक बार उठ खड़े हों और फिर से अपनी खोई हुई शक्ति को पा लें, लेकिन शायद किस्मत या भाग्य को ये मंजूर नहीं था, और पेशवा माधवराव की असमय हो गई मृत्यु। पेशवा माधवराव की जब असमय मृत्यु हुई, इसके बाद देखिए क्या हुआ। इसके बाद नया पेशवा बना पेशवा नारायण राव, 1772 से लेकर 1773, सिर्फ एक साल। ऐसा क्यों?
सिर्फ 1 साल इसलिए क्योंकि पेशवा नारायण राव, जो पेशवा नारायण राव हैं, इनके चाचा थे एक पेशवा नारायण राव के, जिनका नाम क्या था, चाचा रघुनाथ राव। अब नारायण राव तो चाचा चाचा कहते थे, नारायण राव को क्या पता कि चाचा के मन में क्या चल रहा है। चाचा के मन में ये चल रहा था कि भाई पेशवा तो हमें बनना चाहिए था, और पेशवा बना दिया नारायण राव को, और चाचा ने क्या किया, पेशवा नारायण राव की हत्या कर दी। अब नारायण राव की जैसे ही हत्या करी तो कुछ दिन के लिए रघुनाथ राव जो है ये भी पेशवा बन गए, लेकिन नाना फडणवीस जो है इन्होंने रघुनाथ राव को गद्दी से हटाया, और रघुनाथ राव फिर भाग गए, अंग्रेजों की शरण में चले गए। जब अंग्रेजों की शरण में चले गए, गद्दी हो गई खाली, तो मंत्री जो नाना फडणवीस थे उनके सहयोग से पेशवा बना माधव राव सेकंड, और ये माधव राव जो सेकंड है ये पेशवा नारायण राव का पुत्र था, और इसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। पेशवा माधवराव सेकंड 1774 से 1795 तक अपनी गद्दी संभालता है, पेशवा रहता है। और उसके बाद देखिए क्या है, जब रघुनाथ राव भाग गए अंग्रेजों के पास, और अंग्रेजों के पास जैसे ही गए तो अंग्रेजों के साथ में उन्होंने एक संधि करी। कौन सी? ये संधि याद रखना, सूरत की संधि कब की गई थी? 1775 ईस्वी में की गई थी। और ये किसके किसके बीच में हुई थी? तो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। रघुनाथ राव ने प्रॉमिस किया क्या, कि अंग्रेजों को कि हम आपको बहुत सारे क्षेत्र देंगे, सूरत देंगे, सालचट देंगे, बेशीन देंगे, बहुत सारे क्षेत्र देंगे, बस हमको पेशवा बनवा दो आप। इन्होंने कहा, रघुनाथ राव ने, अंग्रेजों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपको हम पेशवा बनवाते हैं। और अंग्रेजों ने क्या किया, ये बात एक्सेप्ट कर ली। लेकिन उसी टाइम पर कलकत्ता में जो अंग्रेजी काउंसिल थी उसने इस सूरत की संधि को बर्खास्त कर दिया। उसने कहा नहीं भाई, पेशवा वेशवा का पद क्या इनको दोगे, ये तो खुद ही भागे हुए हैं, और भागे हुए हैं, इनके हाथ में कोई शक्ति वगैरह नहीं है, इनको इतनी बड़ी चीज आप दे दोगे कि पेशवा का पद इनको दे दोगे, इनको तो छोटे मोटे से संतोष करो। और कलकत्ता की जो अंग्रेजी काउंसिल थी उसने सूरत की संधि को कैंसिल कर दिया, और सूरत की संधि को कैंसिल करके एक नई संधि की गई रघुनाथ राव से, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में। ठीक है, 1776 ईस्वी में। और इस पुरंदर की संधि में देखो क्या किया गया, सूरत की संधि बर्खास्त करके रघुनाथ राव को पेशवा पद को छोड़कर, मतलब पेशवा का पद नहीं मिलेगा, क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी, पेंशन ले लो, कोई बात नहीं है। और ये पुरंदर की संधि की गई, पुरंदर की संधि की गई। और उसके बाद देखिए क्या हुआ कि ये जो मंत्री नाना फडणवीस थे ही पेशवा माधव राव के, और यहाँ पर क्या हुआ कि पेशवा माधव राव ने, मराठों ने मतलब फ्रांसीसियों को एक पोर्ट दे दिया, एक बंदरगाह दे दिया। अंग्रेज ये नहीं चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे कि फ्रांसीसी दूर रहें, फ्रांसीसियों से टकराहट ना हो। अब अंग्रेज ये देख रहे हैं कि फ्रांसीसी लोगों के साथ गठजोड़ मराठा बढ़ा रहे हैं, और यही कारण बनेगा युद्ध का। और फिर क्या होगा कि अंग्रेज और मराठे आमने सामने आ जाएंगे, क्योंकि मराठे फ्रांसीसियों से अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं, ये अंग्रेजों को बहुत बुरा लग रहा है। और इसी से जन्म होगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा, देखिए यहाँ पर क्या है कि अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुआ। और ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, इसमें देखिए क्या हुआ कि एक संधि होती है बड़गांव की संधि 1779 में। ये जो बड़गांव की संधि है ये मराठाओं की बढ़त पे की गई, मतलब मराठों ने अंग्रेजों को बुरी तरीके से हरा दिया, और मराठों की बढ़त पे ये संधि हुई। और इस संधि में क्या हुआ कि अंग्रेजों से कहा गया कि 1775 से आपने जितने भी क्षेत्र जीते हैं मराठों के, जो आपके कब्जे में हैं, वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। अब सिंपल सी बात है, अंग्रेज वहां पर तो राजी हुए, लेकिन उस टाइम पर वॉरेन हेस्टिंग्स है ना, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने क्या किया, उसने कहा कि नहीं भाई, बड़गांव वाली संधि रद्द की जाती है। और बड़गांव की संधि को उसने कर दिया रद्द, और एक बड़ी सेना लेके भेजा फिर से लड़ने के लिए। अब जब बड़ी सेना लेके भेजा अंग्रेजों ने मराठों पर अटैक करने के लिए, तो फिर अंग्रेज बाद में जीतते हैं, और अंग्रेजों ने अपनी बढ़त पर बाद में मराठों से कौन सी संधि करी, सालाबाई की संधि। और ये सालाबाई की संधि 1782 में होती है। अब देखिए, अंग्रेज चाहते तो इस टाइम पर मराठाओं को बिल्कुल फुली कैप्चर भी कर सकते थे, लेकिन सालाबाई की संधि करने के पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था कि इसी टाइम पर आपने पहले वाली वीडियो में पढ़ा होगा कि मैसूर, और मैसूर में हैदर अली के साथ में भी लड़ाई चल रही है अंग्रेजों की। अंग्रेज ने एक हाथ अपना
मैसूर में फंसा रखा है, दूसरा हाथ मराठाओं में फंसा रखा है, और दोनों जगह अगर जो सीधी सी बात दोनों नावों पे सवार होंगे तो हो सकता है फिर एक भी नाव ना मिले और पैर जो है वो भी फट जाएं, मामला जो है बिगड़ जाए। तो सालाबाई की जो संधि है उन्होंने इस वजह से किया 1782 में कि भाई पहले मैसूर से निपट लेते हैं, मराठों को बाद में देखेंगे। तो सालाबाई की संधि 1782 में उन्होंने करी। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कहा गया कि जो माधव राव हैं वो पेशवा बने रहेंगे, पहली बात। दूसरी, रघुनाथ राव को पेंशन मिलेगी। ये दो बातें उन्होंने करी और इस संधि ने लगभग 20 साल की शांति का मार्ग जो है वो प्रशस्त कर दिया। ठीक है, कि लगभग 20 सालाबाई की संधि के बाद जो है शांति बनी रहेगी। और उसके बाद देखिए क्या होता है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद पेशवा, जो नया पेशवा बनता है, इससे पहले पेशवा बाजीराव सेकंड है, बाजीराव सेकंड के पहले देखो कौन था, पेशवा माधवराव, और 1795 तक ये पेशवा रहे। और पेशवा माधवराव सेकंड के बाद में कौन पेशवा बनता है, पेशवा बाजीराव सेकंड, 1795 से 1818 के बीच में। यहाँ पर देखिए क्या है कि 1800 ईस्वी में मराठों को एक झटका तब लगा जब नाना फडणवीस की हो गई मृत्यु। नाना फडणवीस भी चले गए, मराठों के महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञ, रणनीतिकार, उनकी भी मृत्यु हो गई। और इस टाइम पर अब पेशवा बाजीराव सेकंड को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अब क्या करें, क्योंकि अकेले तो इतना कैपेबल है नहीं, तो करें क्या। और इसी टाइम पर देखिए क्या है कि मराठा जो लोग हैं, मराठा जो साम्राज्य है वो कई सारे भागों में बटा हुआ था। कई सारे भागों में का मतलब देखिए एक बार दिखाते हैं। जो मराठा साम्राज्य है उसमें कई सारे सरदार होते थे। सरदार का मतलब जैसे अभी आप कह लो कि हमारा इंडिया है और हमारे इंडिया में एक तो सेंटर होता है, एक केंद्र होता है, और बहुत सारे स्टेट हैं, है ना, बहुत सारे राज्य हैं। ऐसे ही वहाँ पर मराठा साम्राज्य है और मराठा साम्राज्य में जो मुख्य होता था वो पेशवा होता था। और पेशवा कहाँ रहता था, पुणे में रहता था। और जैसे इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं, ऐसे ही समझ लीजिए कि मराठा साम्राज्य में और भी सरदार थे। तो कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि बड़ौदा में कौन रहता था, बड़ौदा के सरदार मराठा जो थे उनको क्या कहते थे, तो बड़ौदा के गायकवाड़, ध्यान रखना। नागपुर में कौन था, नागपुर के भोसले। इंदौर के कौन, होलकर। और ग्वालियर के कौन, सिंधिया। तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़ और पुणे के पेशवा। ये इतने मराठा थे, इतने लोगों को जोड़ के हम बोलते थे मराठा साम्राज्य। मेन यहाँ पर पेशवा होता था। अब देखिए हुआ क्या, ये जो पेशवा बाजीराव है ये इतने ज़्यादा कैपेबल तो थे नहीं। मराठा सरदार आपस में ही झगड़ने लगते थे। पहली दिक्कत तो ये थी, अंग्रेज अगर जो मिलजुल के अगर जो अंग्रेजों के खिलाफ कदम उठाते तो हो सकता सक्सेस इनको मिलती, इनको सफलता मिलती। लेकिन ये जो पेशवा बाजीराव है इसने क्या किया, मराठा सरदारों को आपस में लड़ाना शुरू किया। अब सीधी सी बात है, ऐसी पॉलिसी ऐसी नीतियां बनाओगे तो कितने दिन तक आप कैपेबल रहोगे, उनको किसी न किसी दिन तो पता चलेगा ही। और वो जो मराठा सरदार थे उन्होंने सीधे जो है पेशवा बाजीराव सेकंड पर ही क्या है कब्जा कर लिया। ठीक है, जो सिंधिया थे उन्होंने पेशवा बाजीराव को अपने नियंत्रण में ले लिया। और पेशवा ने क्या किया, पेशवा बाजीराव सेकंड ने क्या किया, मराठा सरदार होलकर जो थे, होलकर, मराठा सरदार होलकर के भाई की हत्या कर दी। और मराठा सरदार जो होलकर थे उनके भाई का नाम था बिट्ठू जी, बिट्ठू जी की हत्या कर दी। अब सीधी सी बात है, ये भी डर रहा है कि कहीं हमको भी ना मार दिया जाए, और ये भाग जाएंगे कहाँ पर, अंग्रेजों के पास में। अब ये भागेंगे अंग्रेजों के पास में, और अंग्रेज जैसे ही अंग्रेज कहेंगे कि भाई क्या क्या दिक्कत हो गई, तो फिर ये कहेंगे कि ऐसी सी दिक्कत है कि हम ऐसा ऐसा करके आए, हमको फिर से पेशवा बनवा दो। तो फिर अंग्रेज और पेशवा बाजीराव सेकंड के बीच में एक संधि होती है, और उस संधि का नाम क्या है, बसीन की सहायक संधि 1802 में होती है। ठीक है, बसीन की सहायक संधि या बेसिन की सहायक संधि 1802 में होती है। और ये बेसिन की जो सहायक संधि है इसका देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिन की सहायक संधि का इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिन की सहायक संधि का इंपॉर्टेंस ये है कि ये पहली बात तो बाजीराव सेकंड और गवर्नर जनरल वेलेजली के बीच में हुई थी। ठीक है, बाजीराव सेकंड और गवर्नर जनरल वेलेजली के बीच में हुई थी, और ये सहायक संधि थी, वेलेजली की सहायक संधि। सहायक संधि के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको इतना बता दूं कि सहायक संधि में वेलेजली करता क्या था कि राजा से संधि करता था और उससे ये कहता था
कि भाई हम आपके यहाँ पर अंग्रेज और भारतीय सैनिक रखेंगे, मतलब एक सेना रखेंगे, उसका खर्चा तुम दोगे। लेकिन ये जो सेना है ये अंग्रेजों के अकॉर्डिंग काम करती थी। पहली बात तो ये मतलब बिल्कुल अपंग कर दिया राजा को कि उसकी सेना ही नहीं है, और अब वो लड़ने जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो तो अंग्रेजों की सेना पर निर्भर हो गया। और दूसरी शर्त सहायक संधि में ये रखी जाती थी कि आप विदाउट अंग्रेजों की परमिशन के किसी भी राजा से, किसी भी दूसरे यूरोपीय से कोई भी संबंध स्थापित नहीं करोगे। मतलब इनके फॉरेन रिलेशंस जो हैं, इनसे दूसरे राजाओं से जो बातचीत करने का जो तरीका है, वो सारा का सारा गिरवी रख लिया किसने, अंग्रेजों ने। मतलब अंग्रेजों की बिना परमिशन के जो भी सहायक संधि स्वीकार करता था वो राजा दूसरे राजाओं से ना तो बात कर सकता था और ना तो उनसे कोई भी चीज़ परमिशन या कोई भी चीज़ कर सकता था विदाउट अंग्रेजों की परमिशन के। तो पहली बात तो वेलेजली ने बिल्कुल अपंग बना दिया इस बेसिन की सहायक संधि के द्वारा मराठाओं को। मराठाओं के पास समझ लीजिएगा सेना भी किराए की है, दूसरे फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली जो हैं उनसे ये बात भी नहीं कर सकता है विदाउट अंग्रेजों की परमिशन के। तो ये तो बिल्कुल काम बन गया किसका, अंग्रेजों का। और इसमें देखिए हुआ क्या, इसी टाइम पर ये जो देखिए ये एक डेट लिखी है क्या, कि जब ये भाग के गए पेशवा बाजीराव सेकेंड, कहाँ पर भाग के गए, अंग्रेजों के पास में गए। अंग्रेजों ने सेना भेजी और सेना भेजी तो सिंपल सी बात है, कौन सा युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में होता है। और इसी के बीच में, क्योंकि इससे देखो 1803 से लेकर 1805, इससे पहले ही ये जो बाजीराव सेकेंड है ये संधि साइन कर चुका होता है, बेसिन की सहायक संधि। और बेसिन की सहायक संधि जब ये स्वीकार कर चुका होता है तो पेशवा बाजीराव सेकेंड की तरफ से सेना भेजते हैं अंग्रेज लड़ने के लिए मराठाओं के दूसरे सरदारों से। तो लड़ाई होती है और उस लड़ाई या युद्ध का नाम क्या है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और इसमें भी क्या होता है, मराठा जो सरदार है वो बुरी तरीके से हार जाते हैं, पराजय हो जाती है। ठीक है, अब आगे का देखते हैं आगे क्या है इसके। तो आगे देखिए, इस संधि ने, ये जो बसीन की संधि जो बाजीराव सेकेंड ने की थी, इस संधि ने कंपनी को भारत थाली में सजा कर नहीं दिया, परंतु इस दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम था। मतलब एकदम थाली में सजा के परोस नहीं दिया, लेकिन उसी की तरफ बढ़ा हुआ ये कदम था, क्योंकि अब मराठा साम्राज्य या मराठाओं का पेशवा ये बिल्कुल कुछ रह ही नहीं गया। जब सेना ही नहीं है, तुम दूसरे राजाओं से अपना रिलेशन भी नहीं बना सकते हो, तो तुम रह क्या गए, कुछ भी नहीं रह गए। और इस बची खुची शक्ति को भी खत्म कर दिया जाएगा तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच में हुआ, और उस टाइम पर गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स था। ध्यान रखना, एक गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स, ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, ये दूसरा हेस्टिंग्स है। तो गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ने वह मराठों के बीच में हुआ। रीजन क्या था, कुछ तो रीजन रहा होगा। तो देखिए, मराठा साम्राज्य में पिंडारी रहते थे। पिंडारी क्या थे, पिंडारी लूटपाट करने वालों का एक समूह हुआ करता था, और ये कभी कभी मराठाओं के साथ में युद्ध में भी भाग लेते थे। तो ये पिंडारियों को आधार बनाकर मराठा साम्राज्य पर अटैक कर दिया अंग्रेजों ने, और पूरी तरीके से मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया गया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच में। पेशवा से कहा गया कि अब बहुत हो गया, और पुणे से हटाकर कानपुर के निकट एक प्लेस पड़ता है, कौन सा, बिठूर, वहां पर पेशवा को भेज दिया गया और कहा गया अब राजा वाजा का ख्वाब छोड़ो और पेंशन पे जो है जिंदा रहो। तो ये जो है देखिए कहानी है अपनी मराठा साम्राज्य की। एक बात और हम पढ़ लेते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। मराठा लोग जो है दो टाइप के टैक्स वसूलते थे, और दो टाइप के जो ये टैक्स थे, एक टैक्स को बोला जाता था चौथ, और दूसरे को क्या बोला जाता था, दूसरे को बोला जाता था सरदेश मुखी। ध्यान रखना, सरदेश मुखी। ये होता क्या था, तो चौथ क्या होता था, चौथ 25% एनुअल रेवेन्यू और प्रोड्यूस, मतलब जितना भी ये वार्षिक तौर पे लगाया जाता था चौथ, और कितना चौथ लगाया जाता था, 25% ये लगाया जाता था। सरदेश मुखी कितना लगाया जाता था, तो सरदेश मुखी 10% लगाया जाता था। किसका 10%, चौथ का 10%। ये जो चौथ है ये क्यों लगाया जाता था, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम मराठा इन्वेजन। मराठा लोग ये कहते थे कि हम, जैसे ये मराठा हैं, मराठा ये कहते थे कि हम इस क्षेत्र पे अटैक नहीं करेंगे, और इस वजह से हम आक्रमण ना करें, इस वजह से आप मुझे एक टैक्स दो, जिस टैक्स का नाम क्या था,
चौथ सरदेशमुखी क्या थी? मेंटेन हेरिडेटरी राइट्स टू कलेक्शन टैक्सेस। मराठा ये ऐसे साम्राज्यों से ऐसे क्षेत्रों से लेते थे जिन क्षेत्रों पर वो दावा करते थे कि ये क्षेत्र हमारे हैं, वंशानुगत तौर पे हमारे हैं, लेकिन अब हमारे पास नहीं है। तो जिन क्षेत्रों पे वो दावा करते थे कि हमारे हैं लेकिन अब हमारे पास नहीं है, उन क्षेत्रों से जो टैक्स लिया जाता था उनका नाम था सरदेशमुखी। और ये 10% होता था। किसका 10%? चौथ का 10%। और ये जो चौथ कितना होता था? 25% होता था। और ये किस लिए लिया जाता था? कि मराठा दूसरे क्षेत्र पर अटैक ना करें, इस वजह से ये लिया जाता था। तो ये तो है अपनी हिस्ट्री मराठा साम्राज्य की। एक बार हम लोग इस पे नज़र डाल लेते हैं कि हमको इसमें से याद क्या क्या रखना है। तो एक बार देखिए ज़रा जल्दी से, मैं आपको दिखा दूं कि हमको इन पूरी स्लाइड्स में क्या क्या याद रखना है। तो देखो यहाँ पर ये भले ही ना आप याद रखो कि राजा राम, और ये एक बार साहू का एक बार नाम याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो क्या याद रखोगे, उसके बाद आपको याद रखना है कि सबसे पहला पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ था। डेट वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ ये पहले पेशवा थे, इनका नाम आपको याद रखना है। बाजीराव प्रथम को आप जानते हो, तो बालाजी विश्वनाथ के बाद में कौन पेशवा बना था? बाजीराव प्रथम बना था। बस इतना, डेट नहीं याद रखनी आपको, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद हम आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला पॉइंट खाली आपको याद रखना है, कौन सा? कि बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था? ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या बताओगे? बाजीराव प्रथम। मैं आपको ये बताते चलता हूँ क्या क्या आपको याद रखना है। ये आपको जरूर याद रखना है कि अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध जो युद्ध हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध, उस टाइम पर पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव था। और पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में भी आपको याद रखना है कि इधर से अहमद शाह अब्दाली था और इधर से कौन था? सेनापति विश्वराव और सदाशिवराव भाऊ। इतना याद रखना है। उसके बाद पेशवा माधवराव फर्स्ट के बारे में कुछ भी नहीं याद रखना, इनका नाम भी ना याद रखो तब भी चल जाएगा, ठीक है। पेशवा नारायण राव के बारे में भी आप ना याद रखो तब भी चल जाएगा। ये संधि और आंग्ल मराठा युद्ध आपको याद रखने हैं कि सूरत की संधि किसके किसके बीच में हुई? रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच में, ये याद रखना है, ठीक है। पुरंदर की संधि ना याद रखो तब भी कोई बात नहीं है, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या हमको याद रखना है? उसके बाद हमको ये याद रखना है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, ये भाई याद रखना, डेट याद रखना, ठीक है। और बड़गांव की संधि, सालाबाई की संधि, बस ये याद कर लेना कि बड़गांव की संधि आपसे ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कि किनके बीच में हुई, मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई कि मैसूर और अंग्रेजों के बीच में हुई? तो मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई। बड़गांव की संधि, सालाबाई की संधि, ठीक है। और पेशवा बाजीराव सेकंड आपसे ये पूछ सकता है कि आखिरी पेशवा कौन था? तो पेशवा बाजीराव सेकंड था, ठीक। और ये जरूर याद रखना आप, बसीन की सहायक संधि, ठीक, बसीन की सहायक संधि 1802 में। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में। और उसके बाद आपको क्या याद रखना है? ये कि बसीन की सहायक संधि किसके किसके बीच में हुई, ये याद रखना है। और उसके बाद में खत्म हो गया कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ? 1817 से 1819 में। मतलब टोटल 3 युद्ध हुए। थोड़ी बहुत संधियां याद रखनी है, 1-2 पेशवाओं के आपको नाम याद रखने हैं। तो इतना आपको याद रखना है। और ऐसे ही आप हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए अपने कमेंट्स करके, लाइक करके, जिससे कि हम लोग लगातार आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहें। मैं विकास मिश्रा आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।